क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक फिगर है जो क्वेश्चन में गिवन है। गुड इवनिंग। सो क्वेश्चन में गिवन है पीओ क्यू इज अ लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल पीओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर, ओ आर एक रे है जो परपेंडिकुलर है, अगेन जस्ट परपेंडिकुलर नॉट बाइसेक्टर। जस्ट परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। किस पर? ओ पॉइंट पर। एंड ओ एस इज अनदर रे। ओ एस भी एक अनदर रे है जो ओपी एंड ओ आर के बीच में कहीं पर है। ये भी बाइसेक्टर नहीं है, बीच में कहीं पर है, मींस ये कोई स्पेशल प्रॉपर्टी एंगल्स के बीच में नहीं बना रही है। व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस एंगल जो बन रहा है, मींस दिस वन आर ओ एस, ये इक्वल है किसके? डिफरेंस, हाफ डिफरेंस ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या प्रूव करें, कैसे करें? तो पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चाहिए, आप उससे रिलेटेड इक्वेशंस बनाओगे, कोशिश करोगे उससे रिलेटेड इक्वेशंस बनाने की, जिसमें राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज दोनों या फिर एटलीस्ट एक वैल्यू प्रेजेंट हो। मींस आपको आरओएस को प्रूव करना है क्यूओएस एंड पीओएस के रिगार्ड में। तो आप कोई ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आरओएस हो और राइट हैंड साइड में क्यूओएस हो या पीओएस हो या दोनों ही हो। इस केस में हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ये क्वेश्चंस एक ही मेथड से होने वाले नहीं हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो सकते हैं। आपको लेकिन कंसंट्रेट एक ही मेथड पे करना है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है। यस वी कैन यूज दैट। देखो चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन दिया है यहाँ पर जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है कि ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, बस यही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हम यूज कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है जिसे हम यूज कर सकते हैं। हम यूज करेंगे लेकिन वो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। सो यहाँ पर गिवन में हम सिर्फ वो स्पेशल प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसका हम यूज करने वाले हैं। प्रूव हमें ये करना है, तो सबसे पहले देखो आर ओ क्यू तो 90 डिग्री का होगा बिकॉज परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही पी ओ आर ये भी 90 डिग्री का होगा। पी ओ आर, है ना? अलग से फिगर बनाऊं? प्लीज ध्यान से देख लेना। मैं अभी ये वो बीच वाली लाइन नहीं बना रहा हूँ, ये तो हमारे पास है पी ओ क्यू एंड ये है परपेंडिकुलर आर। परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? होंगे, है ना? चलो ठीक है, तो पी ओ आर इज ऑल्सो 90, पी ओ आर इज ऑल्सो 90 एंड क्यू ओ आर इज ऑल्सो 90। चलो ये तो हमने लिख लिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, देखो इस वाले एंगल को हमने स्प्लिट कर लिया कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, आर ओ एस एंड पी ओ एस से। देखो पी ओ एस एंड आर ओ एस दोनों मिलकर ये बड़ा एंगल पी ओ आर बनाने, मीन्स इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। करेक्ट। पी ओ आर को हमने स्प्लिट कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि हमें पी ओ एस चाहिए। ठीक है, आर ओ एस भी आ रहा है, आर ओ एस भी चाहिए। आर ओ एस और पी ओ एस दोनों हमें चाहिए, तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया जिससे कि हमें आर ओ एस भी मिल जाए और पी ओ एस भी मिल जाए। इक्वल्स टू में 90 है, उससे हम बाद में निपटेंगे कि वो कैसे खत्म होगा या फिर कैसे कन्वर्ट होगा। फिलहाल हमने एक इक्वेशन बना ली
जिसमें हमारी गिवन जो प्रूव करने वाली चीज है उसके दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, आर ओ एस एंड पी ओ एस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी जिसमें क्यू ओ एस आता हो, क्योंकि मुझे इसकी भी जरूरत है ना। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए क्यू ओ एस को देखते हैं कि क्यू ओ एस, देखो क्यू ओ एस तो मैं बना सकता हूँ कि क्यू ओ एस है एंगल क्यू ओ एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसको मैं इससे कैसे रिलेट करूंगा, क्योंकि मुझे तो ये दोनों ही क्वेश्चन साथ में चाहिए। तो क्यूओएस में कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं जो क्यूओएस के अंदर भी हो और इस वाली इक्वेशन में भी हो। नहीं वंश, अगेन बाइसेक्टर नहीं है, प्लीज जब मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में ध्यान से सुना करो। कहीं पर लिखा है बाइसेक्टर है? नहीं लिखा। और मैंने ये बोला था अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन तो आप उसको यूज नहीं करोगे। आप अपनी तरफ से 45 क्यों क्यों कर रहे हो कंसीडर? मुझे रीजन बताओ, वाई इट्स 45, क्यों होना चाहिए 45? चलो आप खुद बताओ। हर चीज का रीजन देना पड़ता है हमें, तो आप इसका 45 होने का रीजन क्या दोगे? जस्ट टेल मी। आपके दिमाग में क्यों आया कि ये 45 है, हो सकता है नहीं बोला आपने, पूछा है कि क्या ये 45 है, लेकिन आपके माइंड में क्यों आया कि 45 हो सकता है? उस डाउट को क्लियर करना जरूरी है बच्चे, इसीलिए आप बताओ कि आपने क्या सोचा कि जिससे आपको लगा कि ये शायद 45 हो सकता है। तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो। बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला आपका, सपोज करो ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, और मैंने बोला कि आपके घर और स्कूल के बीच में कहीं पर हॉस्पिटल है। बिटवीन, मिड नहीं बोला है, बिटवीन बोला है। बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में कहीं पर, आपके घर से स्कूल के डिस्टेंस के बीच में। मिड पॉइंट अगर लिखा होता मिड में है, देन इट इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो बिटवीन मीन्स कभी भी इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता। फाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि एंगल क्यूओएस मुझे चाहिए। एंगल क्यूओएस एंड इस इक्वेशन में जो एक चीज कॉमन है वो क्या है? 90 डिग्री को हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि क्यूओएस देखो किस किस से मिलकर बना हुआ है। क्यूओएस एक तो 90 डिग्री प्लस एंगल आरओएस। यस, क्यू एस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, पर उसका हमें कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पर रिलेशन बनाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्यू ओ एस को अगर हम स्प्लिट करें, क्यू एस किस किस के इक्वल है? एक तो आर ओ क्यू जो कि 90 डिग्री का है, प्लस एंगल आर ओ एस। अब देखो इन दोनों में दो दो एलिमेंट सेम हो गए, 90 इसमें भी है 90 इसमें भी है, आर ओ एस इसमें भी है आर ओ एस इसमें भी है। तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे अब आप देखो। सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने लिया एंगल आर ओ एस, क्यू एस सॉरी, एंगल क्यू ओ एस। अगर आप एंगल क्यू ओ एस में से एंगल आर ओ एस माइनस कर दोगे, ध्यान से देखना ये एंगल क्यू ओ एस है, उसमें से अगर आपने एंगल आर ओ एस माइनस कर दिया तो क्या बचेगा? 90 डिग्री का एंगल बचेगा, ये आर ओ क्यू। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये दोनों भी 90 के इक्वल हो जाएं और ये दोनों भी 90 के इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों 90 के इक्वल है तो ये वाली साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। व्हेन थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, सेम थिंग, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपने सुना होगा, जब कोई दो चीज किसी तीसरी चीज के इक्वल होती है तो वो दोनों चीजें भी इक्वल होती है। जब इन दोनों का डिफरेंस 90 के इक्वल है, इन दोनों का सम 90 के इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? पी ओ एस प्लस आर ओ एस। और यहाँ 90 के प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया? यहाँ पर इसके 90 के प्लेस पर हमने पुट कर दिया क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। फिर अब हमारे पास देखो इक्वेशन के तीनों एलिमेंट्स हैं। हमें आर ओ एस चाहिए, इसमें आर ओ एस भी है। हमें क्यू ओ एस चाहिए, इसमें क्यू ओ एस भी है। हमें पी ओ एस चाहिए, इसमें पी ओ एस भी है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इक्वेशन में ना हो, है ना। तो जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, इसके हिसाब से आर ओ एस हमें एक तरफ चाहिए तो आर एस को हम इधर की साइड ले आए। आर ओ एस एक ऑलरेडी यहाँ पर था और एक आर ओ एस ये वाला आ गया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो जाएगा?
2 ROS, और POS को उधर ले गए, वो नेगेटिव POS हो गया, और इस 2 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। सो ये हो गया प्रूव। अभी आप क्या करोगे, मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया है। आप मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, यू हैव 5 मिनट्स। आप ईच एंड एवरी एंगल को, एक एक स्टेप को लिखो, और जब आप लिखोगे स्टेप को, उसको इस फिगर के साथ में रिलेट भी करो कि ये हमने लिखा है तो क्या ये सही लिखा है और क्यों लिखा है। ये हमने लिखा है तो क्या ये सही लिखा है और क्यों लिखा है। एंगल्स को केयरफुली देखना, विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट इन दीज स्टेप्स, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ने बता दिया हमें तो समझ नहीं आया, नो, वो पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, वो पढ़ने का भी तरीका नहीं होता है। बेटर है कि आप ईच एंड एवरी स्टेप को देखो और उसे फिगर से रिलेट करो। आई नो मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकती है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है समझ ही ना आए, लेकिन ज्योमेट्री करनी ऐसे ही पड़ती है। इसमें आपको मैं रटाना नहीं चाहता हूँ कि आप इनको स्टेप्स को रट लो, आप आंसर लिखाओगे। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस भी मोस्टली वही आते हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस चैप्टर में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल समझ लो 1% या 2% होगी। नो, दूसरा मेथड नहीं बताऊंगा वंश, अगेन आई टोल्ड यू कि मैं एक ही मेथड पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और एक ही मेथड पर आप चलोगे। दूसरा मेथड आप अगर करने बैठोगे तो इससे भी कंफ्यूज हो जाओगे और उससे भी कंफ्यूज हो जाओगे। सो नो, आई एम नॉट टेलिंग यू अनदर मेथड। आप खुद उससे निकालो, तब बेटर रहेगा। आप खुद करके देखो, लेकिन किसी का देख कर नहीं। आप नेट पर सर्च करने नहीं बैठोगे कि इसका कोई और मेथड ढूंढ लूं, नो। आसान कुछ नहीं होता बच्चे, वंश। मैंने आपको जो यहाँ मेथड दिए हैं वो जानबूझकर मुश्किल मेथड नहीं समझा रहा हूँ। आसान मेथड आपको लग सकता है, लेकिन हो सकता है वो दूसरों के लिए मुश्किल हो। मेरे लिए ये आसान है, हो सकता है ये आपके लिए मुश्किल हो। आपको जो आसान लगे हो सकता है वो मेरे लिए मुश्किल हो। है ना, तो आसान की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। डेट्स वाई मैं आपको सारे मेथड्स नहीं बताऊंगा। आप खुद इसको ट्राई करके देखो दूसरे मेथड से, आई एम नॉट सेइंग कि करना ही नहीं है। दूसरे मेथड से खुद ट्राई करके देखो, दूसरा मेथड खुद फाइंड आउट करके देखो, दूसरों का देख कर नहीं, खुद से, कि हम इसमें ये भी तो कर सकते थे, हम उसमें वो भी तो कर सकते थे। यू नो प्रॉपर्टीज, यू नो ऑल द एंगल्स, यू नो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, यू नो व्हाट यू नीड टू प्रूव। सो फिगर बनाओ, ट्राई टू सॉल्व दैट इफ यू वांट। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन खुद से। अगेन कहीं से सर्च करके इसका दूसरा मेथड देख लूं, नहीं, वो काम नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ एक आइडिया दे दिया कि आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आंसर कितना आया बच्चे, ये सॉल्व थोड़ी करना था, आंसर कितना आना चाहिए। अगर आपको यानी कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि आंसर हमें करना क्या है क्वेश्चन में, इफ यू आर आस्किंग कि तो आंसर कितना आया, दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में समझ ही नहीं आया कि आपको फाइंड आउट क्या करना है या प्रूव क्या करना है। आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब। जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड नीड टू फाइंड आउट, यू मस्ट फाइंड आउट कि आपको क्या निकालना है, क्या प्रूव करना है। योर दिस क्वेश्चन तो आंसर कितना आएगा शोज कि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं, कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आंसर हमें कुछ लाना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव करना है। और प्रूव करने में यू कैन नॉट आस्क कि इसमें हमारा आंसर क्या आएगा। यू नो द आंसर, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। हाउ कैन यू आस्क कि इसमें आंसर कितना आया। राइट ऑल द स्टेप्स राइट नाउ प्लीज। आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको बुक पर, अपनी नोटबुक पर इसको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन होता है प्लीज आस्क मी, क्योंकि कंफ्यूजन एज इन एंगल्स के नेम में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से, हो सकता है एंगल कुछ और हो, मैंने कुछ और टाइप कर दिया हो, जिसकी पॉसिबिलिटी मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ना हो। ऐसा ना हो, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाता है। स्टिल अगर ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज डू आस्क मी। सो नोट दिस डाउन एंड ईच एंड एवरी स्टेप को फिगर से रिलेट करके आपको लिखना है। अगेन सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, इससे रिलेट कर करके देखना है। टेक योर टाइम, मैं ये नहीं कह रहा आपको आज ही सारा मैथ्स करना है। ज्योमेट्री में अगर आप टाइम और दिमाग दोनों नहीं दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज्योमेट्री फिर आपके लिए रटने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, टॉपिक बन जाएगा। यू हैव 2 more minutes, प्लीज डू दैट।
किसका फोटो यश? किस चीज का फोटो भेजना है आपको? मैंने अभी किसी का फोटो भेजने के लिए नहीं बोला है। मैंने बोला है नोटबुक पे आप इसको नोट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इसको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है आज ही। जब आप सेशन ओवर हो जाएगा, प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, कम से कम इस चैप्टर में ये आप रूल बना लो कि क्लास ओवर होने के विद इन 2 आवर्स आप ये सारे क्वेश्चंस अगेन खुद से करके देखो। अगर नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। किस किस को स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज बताओ जरा। हाउ मैनी ऑफ यू कैन नॉट सी द स्क्रीन ऑफ दिस क्वेश्चन? शेयर्स चेक एट योर एंड, बाकी सबको विजिबल है ये। नोटेड? वंश लिख लिया? क्यों? वाई? जल्दी जल्दी लिखो बच्चे, अगर समझ आ गया है तो। किसी के स्कूल में ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट हुआ है? 7th चैप्टर? आई थिंक अभी तो नहीं हुआ होगा स्टिल। स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स हुआ है किसी के स्कूल में स्टार्ट? 14 चैप्टर मोस्टली करा देते हैं इस टाइम तक। ओके, गुड। ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बट वी विल ट्राई कि एक जैसे 6 चैप्टर करें ज्योमेट्री का, उसके बाद में हम कोई कैलकुलेशन वाला इजी चैप्टर करें, फिर उसके बाद में ज्योमेट्री का एक चैप्टर करें। आई डोंट वांट कि आप सैचुरेट हो जाओ और आपकी समझ में ही आना मुश्किल हो जाए। फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, ओके। चलो टाइम अप। आई होप सबने कर लिया हो, जिसका नहीं हुआ है वो अपने आप ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को एक बार, और मुझे सॉल्यूशन भेज के पूछ सकते हो। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जिस भी क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जिस क्वेश्चन में भी आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो या फिगर ना दी हो, और फिगर लेकिन आपको बनानी हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है क्योंकि इसकी फिगर बनाने में कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ओके श्रेयस, तो यहाँ पर दिया इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक एंगल है 64 डिग्रीज का। ये एंगल हो गया 64 डिग्रीज का, एक्स वाई जेड। ठीक है, वाई पर 64 डिग्रीज का एंगल है। उसके बाद में व्हाट दे सेड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। देखो इस पर ध्यान देना, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड का मतलब है हमें एक्स वाई जो लाइन दी हुई है, रे दी हुई है, उसको आगे तक बढ़ाना है। लेकिन किस साइड बढ़ाना है? जो लास्ट में आपको एक्स वाई बोला है तो आप वाई की तरफ से उसको प्रोड्यूस करोगे, अगर वाई एक्स बोला है तो आप एक्स की तरफ से प्रोड्यूस करोगे। यहाँ पर एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, तो आप वाई की तरफ से इसको आगे तक प्रोड्यूस करोगे। किस पॉइंट तक? पॉइंट पी तक। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई एक्स वाई पी। यहाँ पर हमने वाई से पी तक इसको प्रोड्यूस किया, एक्स वाई रे को ही। प्रोड्यूस का मीनिंग यही है कि हम स्ट्रेट लाइन पर ही उसको आगे तक ले जाएंगे। फाइन। नाउ वी नीड टू, नो, ऑपोजिट साइड नहीं बना सकते बच्चे। ऑपोजिट साइड बनाओगे, मैंने वही बोला, अगर वाई एक्स लिखा है तो आप एक्स की तरफ से प्रोड्यूस करोगे, बट एक्स वाई लिखा है तो आप वाई की तरफ से प्रोड्यूस करोगे।
ठीक है। नाउ देयर इज ए परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट भी करती है जेड वाई पी को। जेड वाई पी ये एक एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। बाइसेक्ट मीन्स, इससे हमें क्या पता चलता है? यस वंश, या दो इक्वल कट, ओनली कट तो सौम्या इंटरसेक्ट होता है। कटिंग लाइन इज इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगेन क्वेश्चन से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालना सीखो। यस संस्कृति, यहाँ पर वो बाइसेक्ट कर रहा है मींस दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट का मीनिंग है दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हो? एक तो ये लिख सकते हो एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, दिस फुल एंगल, जिसमें से थोड़ा सा पार्ट हमें पता है ये 64 का है, हमें सिर्फ ये पार्ट और पता करना है। एंड अनदर वन इज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? all three angles should be equals to what? Yes, yes वंश, लीनियर पेयर का यूज कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, 64 नहीं, 180। लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, जब उसी लाइन को प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। यस, सो एक्स वाई जेड एंड जेड वाई पी, ये वाला एंगल और ये पूरा बड़ा एंगल, ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर है 180 के। जेड वाई पी को हम स्प्लिट कर लेते हैं ये दो एंगल्स में जो येलो कलर से है, ये तो 64 हो गया। जेड वाई पी को हमने अभी ऐसे ही लिखा, तो जेड वाई पी हमारे पास आ गया 180 माइनस 64 दैट इज 116। और जेड वाई पी को ये लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, तो यानी कि ये छोटा सा पार्ट जेड वाई पी का हाफ होगा और ये छोटा सा पार्ट भी जेड वाई पी का हाफ होगा, दैट गिव्स अस जेड वाई पी। इसको स्प्लिट कर लिया, दोनों एंगल्स क्योंकि इक्वल है तो इनको हम सेम सेम भी लिख सकते हैं, या आप सीधे भी लिख सकते हो दिस एंगल इज हाफ ऑफ 116। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ 116, यहाँ पर 116 आ गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जेड वाई क्यू कितने का होगा? 58 का होगा, करेक्ट। 58 डिग्रीज का आ गया। बोलो बोलो वंश, क्या समझ नहीं आई? इतनी देर में बाकी सभी बच्चे एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक्स वाई क्यू कितने डिग्रीज का होगा? 64 प्लस 58। ओके, देवयानी एंड रणवीर। बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मीनिंग है कि जेड वाई पी के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। पीयूष ऐड तो ठीक से करो। वंश यही पूछ रहे हो कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। बाइसेक्ट में देखो यही देखना है आपको हमेशा कि किस एंगल को कर रहा है। आपको पहले ये देखना होगा जेड वाई पी की बात हो रही है ना, तो जेड वाई पी को मार्क करो, ये जेड वाई पी है और इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन वाई क्यू, तो इसका मतलब है कि जेड वाई पी जितने का भी होगा उसका हाफ ये होगा, उसका हाफ ये होगा।
अगर ये पूरा जेड वाई पी 116 का है तो इसका हाफ 58 ही होगा, 58 ही ये होगा। टर्म्स को बहुत ध्यान से देखना है। अगर इंटरसेक्ट लिखा है तो इंटरसेक्ट, उस केस में हम हाफ नहीं कर सकते। अगर ये बोला होता कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उस केस में हमें नहीं पता होता कि ये कितने कितने आधे होंगे या वन थर्ड होंगे, कुछ भी हो सकता है। बट बाइसेक्ट लिखा है तो उस केस में दोनों इक्वल होंगे। सो हमारे पास एक्स वाई क्यू को फाइंड आउट करना है, और एक्स वाई क्यू कौन कौन से एंगल से मिलके बना है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू वी नो 64 एंड जेड वाई क्यू की वैल्यू वी नो 58। दोनों को ऐड किया तो वी गेट 122। ऐड करना भी ठीक से सबको नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा है 92 भी लिखा है, 122 इज करेक्ट। बट बाकी जो संस्कृति, ओके लेट्स सी। 122, यस आस्था। कशिश 132 नहीं बच्चे, 122। 64 प्लस 58, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12। ध्यान से। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी निकालना है तो हमें 360 में से छोटा एंगल क्यू बाई पी माइनस करना पड़ेगा। हमें ये अगर एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला पूरा, तो हम सर्कल में से ये छोटा एंगल माइनस कर देंगे, है ना। ये कंप्लीट एक सर्कल है जो कि कितने का होता है, 360 का। उसमें से ये वाला पार्ट हम कर देंगे माइनस, और ये वाला पार्ट हमें पता है कितने का है। ये पार्ट कितने का है, 58 डिग्रीज का है। मीन्स 360 में से 58 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। ओके, जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल कोई कैलकुलेट करना है तो आप 360 में से उसका एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल माइनस कर लोगे। अगर हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो हम 360 में से एक्यूट या ऑब्ट्यूस क्यू वाई पी माइनस कर लेंगे। हमें एक्यूट क्यू वाई पी की वैल्यू पता है कितनी है, 58, है ना। जेड वाई क्यू 58 था तो क्यू वाई पी भी 58 होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सो 360 में से हम क्यू वाई पी को माइनस कर लेंगे। दैट गिव्स अस 360 माइनस 58 विच इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। यस, करेक्ट। समझ आ गया सभी को कि ये क्यू वाई पी रिफ्लेक्स कैसे आया। अगेन नाम जब लिखोगे तो उसके आगे रिफ्लेक्स लिखना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर आर ई एफ लिखवा देते हैं, बट आप पूरा लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, अगर आपने खाली क्यू वाई पी लिखा तो उसका मीनिंग होगा आप इस वाले एंगल की बात बता रहे हो, इसकी, जो कि हो जाएगा इनकरेक्ट। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 302 डिग्री। और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, देखो है ना, लीनियर पेयर था और रिफ्लेक्स एंगल था। बट ये मुश्किल कब बन जाता है, जब इसकी फिगर बनाने बैठते हैं स्टूडेंट्स और उसमें गड़बड़ कर देता है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है। फिगर बनाने का इसमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। दैट मीन्स कि गिवन, यस फिगर बनानी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो नाउ यू गेट इट कि फिगर बनानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और गिवन एंड फिगर का इस क्वेश्चन में 1 मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि फिगर उन्होंने बनाने को दिया है। तो अगर आपने फिगर नहीं बनाई और गिवन टू प्रूव नहीं लिखा या टू फाइंड नहीं लिखा तो आपके 1 मार्क कैंसिल कट हो जाएंगे इसमें से। फिगर बना लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। फिगर सही नहीं बनी तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा ठीक से, क्योंकि आपने फिगर ही गलत बना दी, है ना। तो केयरफुली फिगर बनाओ, रफ ही बनाओ लेकिन थोड़ी सी साफ, टीचर को भी समझ में आ जाए। जब टीचर चेक करने बैठते हैं ना, वो पहले आपकी फिगर देखते हैं। फिगर से फिर आपके स्टेप्स को रिलेट करते हैं कि आपने ये फिगर तो बना ली, अब लिखा जो है क्या वो फिगर में मौजूद है या नहीं है। इससे पता भी चल जाता है कि आपने चीटिंग करी है या फिर आपने खुद से किया है। बहुत स्मार्ट होते हैं टीचर्स। जैसे कि असाइनमेंट बहुत बच्चों ने करे तो हैं सबमिट, लेकिन उसमें जिस जिसने कॉपी किए हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वो मुझे साफ पता चल रहे हैं। बट ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ कि आप देख देख कर मत करो, क्योंकि वो आपके ही लिए हार्मफुल है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो चेक कर दूंगा एंड आई कैन टेल योर पेरेंट्स कि देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चे की, बट स्कूल में जब आप करने बैठोगे ऑब्वियसली वहां पर आप नहीं कर पाओगे। सो आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं।
सेम थिंग गोज विद टेस्ट। साइंस के टेस्ट में मुझे खूब पता चल रहा था कि किस किस बच्चे ने देख देख कर लिखा है। अगेन व्हेन यू राइट एनी आंसर कहीं से कॉपी करके, तो बहुत जल्दी एक साइट में पता चल जाता है कि आपने, आपको लगता है कि सर नहीं पहचान पाएंगे, इवन इफ यू चेंज द लैंग्वेज तब भी पता चल जाएगा। कोई टीचर मैथ्स के मूड्स के हिसाब से नहीं देते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न कि मैं तो नहीं देता हूँ। बट हाँ, मैं ये भी नहीं लिखूंगा, मुझे लगेगा कॉपी किया हुआ है तो मैं शायद आपको मेंशन कर दूं, हालांकि बहुत सारे बच्चों के में मैंने मेंशन नहीं किया है। बट अगेन आप कॉपी करके लिखते हो, दैट डजंट मीन कि मैं फूल हूँ और आपको मार्क्स दे रहा हूँ उस पर। आप उस चीज में खुश मत होना, बिकॉज अगेन इस चीज में पूरा का पूरा जो नुकसान है वो आपका है। एनीवेज ये तो आई थिंक, हाँ, बच्चे बहुत चालाकी बरतते हैं लेकिन पता चल जाता है स्टिल। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक ये। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज में। चलो तो बच्चे, आई हैव ऑल दी एप्स जिससे आप जब सॉल्व करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन सा टैब चेंज कर रहे हो, कौन सा कुछ कर रहे हो। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आप कॉपी, आई वांट कि आप खुद से ऑनेस्ट बनना सीखो। मैं चाहूँ तो कैमराज ऑन करके आपके पेरेंट्स को ही बोल दूं कि आप भी साथ में बैठ जाओ, बट आई वांट कि आप खुद से इतने ऑनेस्ट बनो कि आप खुद से करना सीखो और आपके मन में खुद ये भावना होनी चाहिए कि हमें खुद से करना है ये। यहाँ के मार्क्स आपके स्कूल में नहीं जाने हैं, यहाँ के मार्क्स आपके खुद की परफॉर्मेंस को यस जज करते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के एंगल्स। पैरेलल लाइंस के एंगल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, एट्थ में और सेवन्थ में भी। पैरेलल लाइंस सबको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? चलो पहले ये बताओ। मैथ्स मार्क्स, सॉरी तन्वी, मैं मुझे है ना, जब मैंने आज क्लास स्टार्ट करी तब मुझे याद आया मैंने मार्क्स मीन्स चेक करके रखे हुए और मैं साइंस के अपलोड करने के बाद में मैथ्स के अपलोड करना भूल गया। सो मैथ्स के मार्क्स मैं कर दूंगा, क्लासेस मेरी फिनिश हो जाएगी आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में। लाइंस इक्वल टू ईच अदर, नो आदित्य, लाइंस इक्वल टू ईच अदर का मीनिंग बिल्कुल भी पैरेलल नहीं होता है। साइंस के वंश तुमने देखे नहीं, गूगल क्लासरूम पे आए हुए ऑलरेडी अपलोडेड, और उसमें से किसी एक का था जो बहुत ब्लर्ड था, मुझसे तो चेक नहीं हुआ उसका एक पेज। और प्लीज जब आप पेज स्कैन करते हो तो उन्हें पोर्ट्रेट ही रखो, जब आप उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो मुझे समझ नहीं आते हैं और उस केस में मैं तो ठीक से मार्क्स नहीं दे पाऊंगा। आई एम सॉरी। Two lines which are parallel to each other are called parallel lines। संस्कृति, पैरेलल वर्ड का मीनिंग क्या है मैंने वही पूछा है। नो, नॉट अपोजिट लाइंस, नो इक्वल लाइंस। पैरेलल लाइंस इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। आदित्य, तो इतना ज्यादा गंदा क्यों था? उसे दोबारा से अपलोड करना, तभी मैं फिर मार्किंग कर पाऊंगा। यस सौम्या, टू लाइंस जिनको आप कितना भी आगे तक इंक्रीज करो, एक्सटेंड करो, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, चाहे आप उनको कितना भी प्रोड्यूस कर लो, दोज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। यस, दे हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज। टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। करेक्ट। चलो, तो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जब टू पैरेलल लाइंस को कोई एक ही लाइन या रे टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज वी हैव दीज टू पैरेलल लाइंस, एक एल है और एक एम है, और इनको बीच में से अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों ही लाइंस को, a straight line which cuts two or more straight lines at distinct points is called a transversal line। means अलग अलग पॉइंट्स पर
अगर कोई लाइन इन दोनों लाइंस को, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही होती है ट्रांसवर्सल या कुछ और होती है? ट्रांसवर्सल के बारे में पता है सभी को? ट्रांसवर्सल क्या होता है? जुलाई? व्हाट जुलाई बच्चे? आरना? ट्रांसवर्सल का मतलब जुलाई होता है? ठीक है। अब देखो, जब ट्रांसवर्सल लाइन बनी है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। पहले इस पे ध्यान दे लो वंश, बाद में देखना अपने नोट्स। यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर भी एक एंगल बना, यहाँ भी एक एंगल बना, यहाँ भी, मीन्स 4 एंगल्स यहाँ बने, 4 एंगल्स यहाँ बने। तो यहाँ पर 8 एंगल्स बने, है ना। अब ये 8 एंगल्स का रिलेशन अलग अलग तरह से होता है, आपने पढ़े होंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो सभी इसमें मौजूद होते हैं। सबसे पहला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड में, बट इंटीरियर में। जैसे कि दीज एंगल्स, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल, ये दोनों जो पेयर, ये जो पेयर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस, जो जेड की फॉर्म बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी याद रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। या फिर अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दोनों ही तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मैंने आपको बोला, पूछा या आपसे कि यू हैव दीज टू लाइंस और इसकी एक ट्रांसवर्सल है, दिस वन, और मैंने यहाँ पर आपको दो एंगल्स दे दिए, this angle is of 110 degree and this angle is of 60 degree। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे सकते हो इन दो लाइंस के बारे में, एल और एम के बारे में? आपके पास ये दो एंगल्स गिवन है, तो एल और एम के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे सकते हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ से आ गए? यस आदित्य। तन्वी, केयरफुली बच्चे, अगेन देखो, एनालाइज करो एंड बताओ इफ यू वांना चेंज योर आंसर। ऑल्टरनेट इंटीरियर तो है, बट क्या ये इक्वल है वंश? नहीं है। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं एल और एम के बारे में? कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। लाइंस के बारे में बच्चे, इफ, अगर किसी ट्रांसवर्सल पे ये दो एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तभी ये लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर इसकी मेजरमेंट 60 है तो इसकी भी 60 ही होनी चाहिए, तभी ये लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है। और अगर ये लाइन पैरेलल क्वेश्चन में दी हुई है तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। फाइन। तो क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है। आपको ऐसा हो सकता है ये लाइंस पैरेलल ना दी हो, वो बोलेंगे कि प्रूफ दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो, तो ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर दिए, दोनों 60 60 के प्रूफ कर दिए या किसी और के भी, दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, तो ये दो लाइंस ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगी? पैरेलल कहलाएंगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पैरेलल लाइंस प्रूफ करनी हो, तो आप देखो कि क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम उसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर दो, और उससे ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी।
फाइन, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इनका सम कुछ भी हो सकता है, सम पे मत जाना कि इनका सम 180 होता है कुछ होता है। नो, सम नहीं देखना है आपको, सिर्फ क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, तभी। फाइन। और दूसरा पेयर ये बनेगा, देखो ये भी जेड की शेप में है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड में, पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं, ये एक्सटीरियर वाले होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो एक्सटीरियर, वो बाद में देखेंगे। अब इंटीरियर वाले, ये रेड वाला रेड वाले के इक्वल होगा, ये सियान वाला सियान वाले के इक्वल होगा। ठीक है, स्काई जिसको बोलेंगे आप। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अगेन प्लीज प्रॉपर्टी पे ध्यान देना कि कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, कौन से एंगल्स का सम 180 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पता चला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 लिखा हो, बिकॉज सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, गलत हो जाएगा, दे आर नॉट लीनियर पेयर, नॉट नेसेसरली। कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन मीन्स, ये थ्योरम वन थी कि ऑल्टरनेट एंगल्स अगर लाइंस इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स मीन्स इसका उल्टा, कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। If a transversal intersect two lines such that pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो इन दो लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको लाइंस पैरेलल नहीं गिवन होंगी, तो आप, लेकिन आपको चाहिए कि वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स चेक करके लिख सकते हो कि सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस रे इज पैरेलल टू दिस। फाइन। सेकंड वन इज, यस पैरेलल, यस क्या पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ऑल्टरनेट तो अपोजिट साइड में थे, लेकिन को इंटीरियर में उनका सम नहीं करना है वंश, वो इक्वल लिखने हैं। अगेन सुनो केयरफुली, उनको हम इक्वल लिख सकते हैं, सम नहीं करना है उनका। तो को इंटीरियर एंगल सेम साइड में होते हैं, वो तो अपोजिट साइड में थे ऑल्टरनेट इंटीरियर्स, को इंटीरियर सेम साइड में होते हैं, मीन्स ये यहाँ पर है तो दूसरा इसका जो होगा वो यहाँ पर होगा। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनका सम हमेशा 180 होता है। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, अगेन सिर्फ पैरेलल में ही होगा ये, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, देन ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में जो सेम साइड पर दो एंगल्स होंगे उनको हम को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। इनका सम हमेशा 180 होगा, ये इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने जरूरी नहीं है, लेकिन इनका सम 180 होना जरूरी होता है अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो। सो दो, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बनेगा को इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि ये सिर्फ पैरेलल लाइन में ही होगा, अगर पैरेलल लाइंस गिवन नहीं है तो आप इनका सम 180 नहीं यूज कर सकते हो। फाइन। किसी को इसमें डाउट है कुछ, ये आपने प्रॉपर्टी कई बार देखी भी है रेक्टेंगल में। देखो रेक्टेंगल होता है या पैरेललोग्राम होता है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है ना, पैरेललोग्राम में भी ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इन दोनों का सम 180 होता है। सो इसका यूज हम इस तरह से कर सकते हैं, बट तभी जब लाइंस पैरेलल हो, अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं।
अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो गलत नहीं, एंगल इक्वल हो तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो एंगल अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखो इनकी एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, चाहे ये इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो। अगर ये दोनों 90 90 के तो बिल्कुल ये तब भी सही होगा। होता नहीं है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम, सॉरी, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है और दोनों इक्वल भी होते हैं, है ना। तो अगेन प्रॉपर्टी आपको इनकी वही देखनी है जो गिवन है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या दोनों का सम 180 है, चाहे वो 90 90 के हो, 60 के हो, 120 के हो, कुछ भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। दोनों का सम 180 है तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर दोनों का सम 180 नहीं है तो ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। वाइस वर्सा, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। ये चीज आपको चैप्टर 5 में भी बताई जाएगी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो एक ही चीज होगी जो उस चैप्टर में से आती है। पूरे चैप्टर में से गारंटीड वही चीज आती है, वो जब चैप्टर 5 आप करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता चल गए, को इंटीरियर एंगल्स आपको पता चल गए। नाउ दूसरी, अब आते हैं इसके बाद कन्वर्स। मैंने आपको बता दिया कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, यू कैन यूज दैट एज वेल। अगर आपको लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई हैं बट आपको चाहते हो कि ये दो लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएं, तो आप ऑल्टरनेट, सॉरी, कोइंटीरियर एंगल्स का सम देख करके देखिए। अगर वो 180 आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस बोलते हैं, नाम कुछ भी हो सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, इनर साइड में, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। यू कैन राइट ऑल्टरनेट, सॉरी, कोइंटीरियर एंगल्स, यू कैन राइट ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, बट टर्म वो होनी चाहिए। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। अब आप मुझे बताओगे, यस वो तो आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सबको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, डू आई नीड टू टेल देम अगेन? बता दीजिए, आई कैन टेल यू। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आएंगे तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन को देखकर बताओ कि इस क्वेश्चन में गिवन अगर मुझे लिखना है, ये तो फिगर दी हुई है, गिवन अगर लिखना है तो गिवन में मैं क्या क्या लिखूंगा, चलो आप बताओ। गिवन में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे एक ही गड़बड़ कर देते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव इन दिस क्वेश्चन, गिवन में आप क्या लिखोगे? क्या आपको कोई भी वंश क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा अगेन? ओके आदित्य।
Is it coming now? Am I audible to everyone now? चलो ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक्स और वाई को इक्वल प्रूव करना है जिससे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए और ये दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो वाई 130 के इक्वल हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से? काफी सारे बच्चों ने जवाब दिए। स्टिल यस वंश, यू कैन डू दैट। यस करेक्ट। हाँ, सो y इज 130 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और x इज 130 क्यों? किससे आएगा? x 130 के इक्वल कैसे आएगा? लीनियर पेयर का यूज करके, है ना। x एंड 50 मिलाकर 180 के होंगे लीनियर पेयर से, जिससे x की वैल्यू 130 आ जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू y, दैट शोज कि x और y दोनों ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में और इक्वल भी हैं। तो ये कैसे एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसकी वजह से ए बी इज पैरेलल टू सी डी हम लिख सकते हैं। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली जैसा आप सबने बताया लीनियर पेयर का यूज करके, एंड हमने y की वैल्यू निकाली जैसा आप सबने बताया वर्टिकली ऑपोजिट करके। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे सिंस x इक्वल्स टू y 130। यस, जब पता चल गया कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, hence AB equals to CD। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसी के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिर्फ पैरेलल लाइंस के ही होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसी भी लाइन के हो सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल सिर्फ पैरेलल लाइन के हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल भी किस कोई भी लाइन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। अगर मैंने ये दो नॉन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी और इस पर एक थर्ड लाइन है कोई, तो ये भी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइंस हैं ये या नहीं है, वो आपको एंगल से पता चलेगा। अगर इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये दो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। सेम थिंग हियर, एक्स एंड वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल कहलाएंगे। और वही काम हमने किया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ये ऑलरेडी थे, लेकिन हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इजी था क्वेश्चन, लेकिन इसमें मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि ये गिवन है, हमें निकालना क्या है, यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बस आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास